तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे थे, आयोनोफोर्स के बारे में बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें दो टाइप के आयोनोफोर्स थे। एक को हम कह रहे थे मोबाइल आयन कैरियर्स और दूसरे को हम चैनल फॉर्मर्स कह रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक की यानी अभी तक हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, आज हम लोग बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या होता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिसको हम लोग पहले देख लें। तो सबसे पहली बात ये होती है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इट अकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हमेशा ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ चलेगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहें या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहें, क्योंकि जब हम आयन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की बात होगी। इसका मतलब क्या हो गया, अगेंस्ट का मतलब ये हो गया कि अपहिल की बात करते हैं हम, और जब अलोंग की बात करते थे तो डाउनहिल की बात करते थे। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है कि इट इज मीडिएटेड बाय कैरियर प्रोटीन्स, यानी बिना कैरियर प्रोटीन्स के ये नहीं होगा। तो दो चीजें हमने देख ली। तीसरा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी का इनपुट, इसीलिए नाम ही इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि हमको अगेंस्ट या अपहिल मूवमेंट कराना है। तो अपहिल मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी सपोज करिए बाहर की तरफ कोई सॉल्यूट प्रेजेंट है और अंदर की तरफ भी वही सॉल्यूट प्रेजेंट है, लेकिन अंदर की तरफ उस सॉल्यूट की मात्रा जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है, और इसी के थ्रू यानी कि किसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू इसको अंदर कराना है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे भीड़ कम है और जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है वहाँ से मूवमेंट अगर कराना होगा तो हमको एनर्जी जो है वो इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए एनर्जी का इनपुट इसमें चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ये जो एनर्जी आ रही है ये कैसे आ सकती है। तो इसके दो सोर्सेज होते हैं। तो एनर्जी में कम नंबर वन, डायरेक्टली फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस। एटीपी का ब्रेकडाउन होगा और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। दूसरा कि इन द फॉर्म ऑफ वन सॉल्यूट moving down its electrochemical gradient which provides energy to drive यहां नहीं चलेगा, another solute against its electrochemical gradient। इस बात को समझना है, उधर चला गया, ध्यान दीजिए। पहला तो हम अभी तक पढ़ते आए हैं बचपन से कि जो एनर्जी आती है वो डायरेक्टली एटीपी हाइड्रोलिसिस से आती है, लेकिन दूसरा भी तरीका हो सकता है एनर्जी लेने का। वो क्या है कि एक सॉल्यूट जो है वो अपने कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अलोंग, यानी डाउन का मतलब अलोंग होगा, जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा किस लिए,
ताकि जो दूसरा सॉल्यूट है वो अपने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा सके। इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये कैरियर प्रोटीन यहाँ पे एम्बेडेड है, लाइक दिस। कैरियर प्रोटीन हो गई। ये सॉल्यूट जो है कोई और सॉल्यूट है और इसका कंसंट्रेशन जो है वो बाहर की तरफ बहुत ज्यादा है, और वहीं पे जो दूसरा सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन अंदर की तरफ बहुत ज्यादा है, और यही लाल वाला जो है वो हमारा मेन सॉल्यूट है जिसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो होगा क्या कि ये सॉल्यूट जो है ये नीचे जाएगा, तो इस दौरान क्या होगा, ये अपने कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अलोंग जा रहा है, अलोंग ईसी ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल शॉर्ट में हमने लिखा है। और इस दौरान क्या करेगा, इसी दौरान साइमल्टेनियस जो है मूवमेंट होगा इस सॉल्यूट का भी नीचे की तरफ। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि चूंकि ये अलोंग हो रहा है तो इसकी वजह से जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी साइमल्टेनियसली दे दी जाएगी इस ट्रांसपोर्ट को, ताकि ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपने जा सके। अभी इस प्रोसेस को सिर्फ समझो, इसकी डिटेल मैकेनिज्म हम लोग आगे देखेंगे जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि कैसे ग्रेडियंट स्टेब्लिश होता है, ये सारी चीजें हम वहां पे देखेंगे। अभी केवल इतना ही समझना है कि एक सॉल्यूट अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है और वो इस प्रक्रिया के दौरान दूसरे सॉल्यूट के मूवमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो सप्लाई कर दे रहा है, क्योंकि ये वाला जो हो रहा है ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है और ये वाला अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी सिर्फ इस पॉइंट को ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि एक साथ सारे कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो खिचड़ी हो जाएगी। तो दो तरीके हो गए, एटीपी हाइड्रोलिसिस से एनर्जी मिल जाए या किसी एक सॉल्यूट के अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाने की वजह से एनर्जी मिल जाए, तो ये अगेंस्ट वाला चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इसकी वजह से क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट results in accumulation of solute on one side of membrane। आप देख सकते हैं यहां पे बड़ी आसानी से कि यहां पे ऑलरेडी ज्यादा है, उसके बाद भी और ज्यादा यही वाले सॉल्यूट्स अंदर चलते आते चले जा रहे हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे सेल के अंदर वाले हिस्से में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो अकुमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या अंतर है, कोई एक अंतर बता सको तो बताओ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों अलग है? क्योंकि उसमें एटीपी यूटिलाइज नहीं होती। हाँ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। तो अगर कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दें कंपेयर करने के लिए, तो जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया और दूसरा हो गया हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहला तो यही पॉइंट निकल के आ रहा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो
एक पैसिव प्रोसेस होता है, यानी कि एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा, और ये तो एक्टिव है ही है। खैर, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, और इसमें यहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यहां कंपैरिजन कर रहे हैं, सिर्फ पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं निकाल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें सिमिलैरिटी भी आ जाएगी और डिफरेंसेस भी आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि ये सेलेक्टिव नेचर का होता है, यानी कि कोई स्पेसिफिक सॉल्यूट ही जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू, और ये भी सेलेक्टिव नेचर का होता है। यहाँ पे भी क्योंकि कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है तो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही अलाउ करेगी। ये होता है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जबकि ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ये सेचुरेबल प्रोसेस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेचुरेबल होगी कि नहीं? अच्छा, ये सेचुरेबल है, इसका क्या मतलब निकल के आया? क्योंकि सर वो एक टाइम मतलब बी मैक्स की वैल्यू पे पहुंच जाता है, मतलब एक टाइम ऐसा होता है जब कैरियर प्रोटीन्स अपटेक बंद कर देते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि सारे सॉल्यूट हाँ, कर जाते हैं। एग्जैक्टली। तो सारे कैरियर प्रोटीन्स जो है वो ऑक्यूपाइड हो जाते हैं बाय द सॉल्यूट मॉलिक्यूल। तो यहां पे क्या होगा एक्टिव वाले में? अरे भाई, ये भी सेचुरेबल होगा क्या यहाँ पर? हाँ, एग्जैक्टली, यहाँ पे भी तो कैरियर प्रोटीन से इस्तेमाल हो रही हैं। वो भी एक टाइम पे सारी की सारी अगर ऑक्यूपाइड हो गई तो ये प्रोसेस भी सेचुरेट हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, दोनों सेचुरेबल है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज करती है, और यहाँ पे जो एंट्रोपी होती है वो डिक्रीज करती है। अब इसका क्या मतलब है? एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर या रैंडमनेस। तो यहां पे एंट्रोपी बढ़ रही है, यहां पे एंट्रोपी घट रही है। कैसे, कुछ बता सकते हो? बताओ, सोच के बताओ, क्योंकि सोचना बहुत जरूरी है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ देखो, ऐसे सुनो, इसी प्रोसेस को देख लेते हैं। पिछला डायग्राम अगर देख लें, यहां पे ध्यान दो। यहां पे क्या था कि यहां पे भीड़ बहुत इकट्ठा हो गई थी। ये अलोंग इसी ग्रेडियंट है, इसलिए अलोंग वाले की बात कर रहे हैं। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम इसको कह सकते हैं। यहां पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। अब अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब कि जो स्पेस अवेलेबल होगा मूवमेंट के लिए सॉल्यूट्स को, वो क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। जब ये चला आया ऐसे इलाके में जहां पे इसके जैसों की संख्या बहुत कम थी, तो अब ये खुला होके घूमेगा कि नहीं इधर उधर? तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब रैंडमली कहीं भी इधर उधर जा सकता है, लेकिन यहां पे ये बाउंड था स्पेस लिमिटेशन के चलते। तो इस प्रोसेस में क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगी, डिसऑर्डर बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगी। लेकिन यहीं पे ये एक्टिव प्रोसेस का एग्जांपल है, क्योंकि अगेंस्ट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि यहां बाहर जितने भी इधर उधर घूम रहे थे उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के, एनर्जी खर्च करके और अंदर ले जाके बैठा दिया जा रहा है, एक्यूमुलेट करा दिया जा रहा है इकट्ठा होके। तो बाहर इनका तो डिसऑर्डर ज्यादा था, लेकिन जब अंदर घुसा दिया गया इनको सेल के और इकट्ठा होके बैठने पे मजबूर कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है इनकी एंट्रोपी या इनका डिसऑर्डर या रैंडमनेस ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे चोर है, बदमाश हैं, डाकू हैं, जब तक जेल के बाहर रहते हैं तब तक खूब डिसऑर्डर, खूब एंट्रोपी बढ़ाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको पकड़ के पुलिस वाले और दबोच के फिर जेल के अंदर ठूंस देते हैं तो वहाँ सारी एंट्रोपी उनकी कम हो जाती है। तो बस ऐसे ही समझो। तो यही प्रोसेस यहाँ पे भी होगी, तो एंट्रोपी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था एक सिंपल कंपैरिजन इन दोनों प्रोसेसेस का।
अब जो नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, वो क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो दो टाइप के हो गए, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब इन दोनों को हम एक एक करके डील करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट में लिख दिया एटी। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग इसको और क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पे जो एनर्जी आ रही है वो डायरेक्टली किसी एनर्जी सोर्स से आ रही है। जैसे ये जो दो तरीके हमने आपको बताए थे, ये वाला है ना, एनर्जी यहां पे हमने बताया था कि दो तरीकों से आ सकती है। अगर एनर्जी डायरेक्टली एटीपी हाइड्रोलिसिस से आ रही है या किसी और सोर्स से, जैसे कि लाइट वगैरह के एब्जॉर्प्शन से, तो वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन अगर किसी दूसरी प्रोसेस के होने की वजह से, उस प्रोसेस की वजह से कोई एनर्जी जनरेट हो रही है और वो मिल रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, तो वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये यहाँ पे दूसरा वाला जो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी बता रहा है, और पहला वाला प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इन पॉइंट्स को सिंपली हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इट इज कपल्ड विथ, या इट इज कपल्ड डायरेक्टली विद ए सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब डायरेक्ट सोर्स मिलेगा एनर्जी का, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है? सच एज एटीपी हाइड्रोलिसिस, और दूसरा सोर्स हो सकता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जैसा कि फोटोसिंथेसिस में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल का, कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आखिर होता कहां है। तो इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल या सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम बाय सोडियम पोटेशियम एटीपीएज या एटीपीज। ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएज बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? इसको सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं। और ये क्या होता है? ये बेसिकली एक कैरियर प्रोटीन है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम पोटेशियम का, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अब देखिए इसके कुछ पॉइंट्स अगर हम आपको बताएं, मुख्य बातें। सोडियम पोटेशियम एटीपीज जो है वो कहां प्रेजेंट होता है? अगर बता सको तो बताओ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ किस सेल में? न्यूरॉन। एक बार प्रियंका याद हो अगर तुमको, तुमने पूछा था हमसे इससे रिलेटेड कोई सवाल। सर नर्व सेल में, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो एक्सॉन में। नहीं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसी में, मतलब इसी क्लास में ही पूछा था, ऑनलाइन वाली में ही। कुछ याद आ रहा है? लिपिड बाइलेयर से रिलेटेड। नहीं, तुमने इस पंप के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सवाल उठाया था कि क्या ये सिर्फ प्लाज्मा सिर्फ है ना? यस सर, तो उसका जवाब क्या मिला था? कि सारी सेल्स में होता है, लेकिन उस मतलब हाँ, उसमें ज्यादा होता वहां पे एक्टिविटी इस पंप की ज्यादा होती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। ऐसे ही ये पॉइंट्स जो है वो ऐड होते जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वर्चुअली
ऑल से भी अच्छा है, वर्चुअली एवरी एनिमल सेल मेंटेन्स लोअर सोडियम concentration and high potassium concentration in cytosol than its surrounding. Using this pump. तो ये पंप जो है हर एक सेल में पाया जाता है और हर एक एनिमल सेल जो है वो, जैसे ये एक एनिमल सेल है मान लीजिए, तो इस एनिमल सेल और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि इसके अंदर सोडियम की जो मात्रा होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। बाहर सोडियम बहुत ज्यादा होगा, दिस रिप्रेजेंट्स Na+। लेकिन अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो है हमेशा सेल के अंदर ज्यादा होगा, बाहर हमको पोटेशियम की मात्रा रिलेटिवली कम मिलेगी। तो दीज आर पोटेशियम। इस चीज को हर एक सेल जो है वो मेंटेन रखती है बाय द हेल्प ऑफ दिस पंप। तो अंदर पोटेशियम ज्यादा है, यानी अगर इसको हम मेंशन कर दें, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, हायर पोटेशियम इनसाइड और लोअर सोडियम इनसाइड, क्योंकि यही बेसिक क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। इसको लिखा तो है हमने, लेकिन डायग्राम में फिर भी ऐड कर दिए। और ये जो इम्बैलेंस है सोडियम और पोटेशियम के लेवल में, यानी अंदर सोडियम कम है और बाहर ज़्यादा है, इसी तरह अंदर पोटेशियम ज़्यादा है और बाहर कम है, ये इम्बैलेंस कैसे मेंटेन होता है? बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक, तो इस पॉइंट को अगर हम लिख दें यहां पे कि दिस इम्बैलेंस इज established and maintained by an active transport system in the प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जाहिर सी बात है, सोडियम पोटेशियम पंप की ही हम बात कर रहे हैं। इस चीज की डिस्कवरी किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरी प्रोसेस है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ active transport of sodium and potassium via sodium potassium pump was discovered by जेन्स कू। और कब? 1957 में, यानी रीसेंट डिस्कवरी है ये। और ये तो खैर बहुत ज़बरदस्त डिस्कवरी है, इसकी तो कोई तुलना ही नहीं है बाकी डिस्कवरी से। तो इनको भी मिला ही होगा, जो आप जानते हैं सबको मिलता है, तो उससे हमको कोई खास मतलब नहीं है, मिल गया बहुत अच्छी बात है। इन्होंने खोजा तो हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे बताओ। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज होता है या पंप होता है, इसमें 3 सब यूनिट होती हैं, कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट सब यूनिट्स। और वो 3 सब यूनिट्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है, कलर थोड़ा सा चेंज कर दें अच्छा लगेगा। नंबर 1 इज अल्फा सब यूनिट।
अब ये जो अल्फा सब यूनिट होती है ये एक मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। ये समझ में आया सबको कि मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का क्या मतलब है? हाँ, मतलब कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी और कई बार क्रॉस करेगी, तो ट्रांसमेम्ब्रेन है और मल्टी पास। दूसरा, अगर ये मल्टी पास है तो इसका मतलब कि कितनी बार पास करेगी, तो ये भी जान लीजिए। तो कंटेन्स 10 ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट्स, यानी कि 10 बार क्रॉस करेगी। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 110 किलो डाल्टन KDA। और ये बेसिकली किस काम आती है ये सब यूनिट? तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ATP हाइड्रोलिसिस एंड आयन ट्रांसपोर्ट, यानी कि मेन काम जो है वो अल्फा ही कर रही है एक तरह से देखा जाए तो। ATP की हाइड्रोलिसिस कराना और आयन का ट्रांसपोर्ट कराना, दोनों काम इसका है। जो दूसरी सब यूनिट होती है उसको हम कहते हैं बीटा सब यूनिट। तो बीटा सब यूनिट के बारे में भी जो मेन पॉइंट्स हैं देख लें। ये एक सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 55 होता है, 55 KDA। और इस बीटा सब यूनिट का जो एन टर्मिनस होता है वो साइटोसॉल की तरफ होता है, लेकिन जो सी टर्मिनस होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम की तरफ होता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। एन टर्मिनस इसका होता है टूवर्ड्स साइटोसॉल और जो सी टर्मिनस होता है वो होता है टूवर्ड्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम। और ये जो सी टर्मिनस होता है वो ग्लाइकोसाइलेटेड होता है। ग्लाइकोसाइलेटेड का मतलब कि सी टर्मिनस से कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड होते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट अटैच हो गया तो जाहिर सी बात है उसको बाहर की तरफ ही होना पड़ेगा। कभी भी कार्बोहाइड्रेट्स अंदर की तरफ मेम्ब्रेन से अटैच नहीं रह सकते, ये बता चुके हैं बात हम पहले भी। जो तीसरी सब यूनिट है नंबर 3 वो है गामा सब यूनिट। अल्फा बीटा गामा 3 सब यूनिट्स इसकी हो गई। अब ये जो गामा सब यूनिट होती है ये रेगुलेटरी नेचर की होती है, रेगुलेटरी इन नेचर, यानी कि बाकी के सब यूनिट्स की फंक्शनिंग को ये रेगुलेट करती है गामा सब यूनिट। ये कैसी प्रोटीन है? इट इज ऑल्सो सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। और इसमें एक बड़ा ही सिग्नेचर सीक्वेंस होता है। सिग्नेचर सीक्वेंस का मतलब कि जिससे इसको पहचाना जा सके। तो इट कंटेन्स एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ध्यान रखिएगा सेल के बाहर होता है ये सीक्वेंस, एक्स्ट्रा सेल्यूलर इनवेरिएंट FXYD, या जिसको हम कहें फी एक्स टाइर एस्प सीक्वेंस। इनवेरिएंट सीक्वेंस होता है, समझो इसको थोड़ा सा। चलो इसको बाद में समझना, पहले डायग्राम देख लो, अभी हम इसको समझाते हैं, क्योंकि इमेज नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो एक इमेज है हमारे पास ये,
इसमें आप ध्यान दीजिए, अल्फा सब यूनिट्स, बीटा सब यूनिट और गामा सब यूनिट, तीनों सब यूनिट्स यहाँ पे नजर आ रही हैं। अब ये जो गामा सब यूनिट थी, इसमें एफ एक्स वाई डी ये सीक्वेंस है। इसका एक इमेज हम आपको और दिखा देते हैं जो बुक में है। थोड़ा सा एनलार्ज करें इसको अगर, तो इसमें देखिए अल्फा सब यूनिट हमने आपको अभी बताया कि 10 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स इसमें होते हैं, तो ये इसकी संख्या होगी 10। बीटा जो है वो भी सिंगल पास है और गामा ये भी सिंगल पास। बीटा में ध्यान क्या देना है आपको कि बीटा का जो एन वाला टर्मिनल है, एन वाला वो अंदर की तरफ है साइटोसॉल की तरफ, और जो सी वाला टर्मिनल है वो बाहर की तरफ है, और ये ग्लाइकोसाइलेटेड होता है। यानी इसमें अगर हम यहीं पे चाहें तो कार्बोहाइड्रेट मोइटी जोड़ सकते हैं, दिस इज कार्बोहाइड्रेट। यहां पे दिखाया है इस वाले डायग्राम में, ये क्या है, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। और फिर है हमारे पास गामा, जिसका सी टर्मिनल अंदर की तरफ है और एन टर्मिनल बाहर की तरफ है। अब देखो ये इनवेरिएंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि ये जो सीक्वेंस है ये पाया ही जाएगा गामा में, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन इसमें है चेंज होने का, जैसे फी मतलब फिनाइल एलेनीन, इसको एफ से डिनोट करते हैं। एक्स वाली प्लेस पे कोई भी एमिनो एसिड हो सकता है, इसीलिए एक्स लिख दिया, यानी एनी एमिनो एसिड। तो ये प्लेस केवल चेंज होती रहती है। फिर टायरोसिन है जिसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एस्पार्टिक एसिड है, ये जो होता है डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सीक्वेंस हमेशा ये मिलेगा ही मिलेगा, सिग्नेचर सीक्वेंस है। इनवेरिएंट मतलब कि न बदलने वाला, ये बदलता नहीं है भाई। ठीक है, इसमें एक एक्स है जहां पे कोई भी अमीनो एसिड आ रहा है, लेकिन बाकी के सारे तो फिक्स हैं, और ये एक्स की पोजीशन भी फिक्स है, सेकंड टू फिनाइल एलेनीन या टायरोसिन के पहले, तो इसकी भी लोकेशन तो फिक्स है कम से कम। तो ये सिग्नेचर सीक्वेंसेस होते हैं। ये इसका फायदा तब होता है जब हम लोग सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं और स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, प्रोटीन्स का स्पेशली। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है तुम्हारे यहाँ पेपर 1 में है टॉपिक, उसको भी हम ही को पढ़ाना है। तो उसमें हम बताएंगे ये सीक्वेंस अलाइनमेंट कैसे होता है, प्रोटीन डेटा बैंक क्या है, और तमाम चीज़ें उसमें हम बताएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, और कैसे आजकल जो है कंप्यूटर का बहुत अहम रोल है। इनफैक्ट पूरी बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो ब्रांच है नई बायोलॉजी की स्टार्ट हुई है, उसका कितना अहम रोल है लेटेस्ट फाइंडिंग्स में। और जो भी डेटा जनरेट हो रहा है, चाहे वो किसी के जीन सीक्वेंस का डेटा हो, चाहे किसी प्रोटीन का डेटा हो, उस डेटा को कैसे इंटरप्रेट करना है, उस डेटा का क्या मतलब है, उसको कैसे समझना है, उसके लिए हम कंप्यूटेशनल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, और वही हमको बायोइन्फॉर्मेटिक्स में देखना है। तुम्हारे यहाँ तो ऐसे बहुत बेसिक वाली चीज़ें हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत एडवांस है। खैर, तो ये हो गया गामा सेगमेंट की कहानी। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अभी यही चल रहा है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज ही चल रहा है, उसी एग्जांपल में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि ईच एंजाइम साइकिल ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएज परफॉर्म्स following two functions.
कौन कौन से दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? पहला, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ 3 सोडियम आउट ऑफ द सेल and 2 potassium inside the cell. तो अगर डायग्रामेटिकली हम यहाँ पे आपको डिपिक्ट कर दें तो थोड़ा याद रखना आसान हो जाता है। जैसे ये हो गया, तो इसमें 1 2 3, एक साइड ये हो गया और ये दूसरी साइड हो जाती है, तो इसमें 1 2 लाइक दिस। सोडियम हमने आपको बताया कैसे यहाँ पे त्रिभुजाकार बनाना पड़ेगा सोडियम को, कि उसी तरह का हमने बनाया है। तो होता क्या है कि यहाँ पे 3 सोडियम जो है वो अंदर से बाहर की तरफ भेजे जाते हैं। यहाँ भी सोडियम और मॉलिक्यूल्स आयंस होंगे ही। 3 जो है वो बाहर की तरफ भेजे जाते हैं और बाहर से 2 पोटेशियम, पोटेशियम को गोल गोल बना दे रहे हैं, 2 पोटेशियम जो है वो अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं। ये वाला इलाका जो है ये आउटसाइड और ये वाला इलाका साइटोप्लाज्म का। तो हर एक एंजाइम साइकिल में पहला काम तो ये होगा। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम जिसके बिना पहला काम हो ही नहीं सकता, वो है एटीपी हाइड्रोलिसिस टू परफॉर्म एबव एक्सचेंज। यानी ये जो एक्सचेंज हो रहा है सोडियम और पोटेशियम का, देखो इसका हमने वो नहीं बताया, ये सोडियम है और ये पोटेशियम है। तो इस एक्सचेंज के लिए एटीपी की हाइड्रोलिसिस, तो हर एक एंजाइम साइकिल में इतना काम होगा। एक एटीपी ब्रेक होगा, 3 सोडियम जो है वो अंदर से बाहर चले जाएंगे और 2 पोटेशियम जो है वो बाहर से अंदर चले आएंगे। इसका मतलब ये किस तरह के ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा है? एंटीपोर्ट। तो एंटीपोर्ट है। एंटीपोर्ट किस टाइप का एक सब टाइप था? को ट्रांसपोर्ट का, है ना। को ट्रांसपोर्ट जो हमने देखा था उसमें 2 टाइप के देखे थे, एक सिमपोर्ट और दूसरा एंटीपोर्ट। तो ये एंटीपोर्ट है। तो बेसिकली लार्ज लेवल पे देखें तो ये को ट्रांसपोर्ट है। तो इसी वजह से इस पूरे पंप को हम को ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। तो ऑल्सो नोन एज को ट्रांसपोर्टर। अब ये जो को ट्रांसपोर्टर है ये किस टाइप का को ट्रांसपोर्टर है? तो इट इज ए पी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएज। पी टाइप का क्या मतलब होता है? पी टाइप का मतलब ये होता है जो अपना ही फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन परफॉर्म करने के काबिल होता है। हमने पी टाइप शायद पहले भी बताया है अगर याद हो। यस सर। हाँ पी टाइप का मतलब कब बताया था? लोपेज में पता नहीं हाँ वही बताया था, सही कह रही हो। तो इट कैन परफॉर्म ऑटो फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन। ऑटो फॉस्फोराइलेशन मतलब कि अपने आप को ही का फॉस्फोराइलेशन ये कर देगा। और दूसरे केस में उस फॉस्फेट को फॉस्फोराइलेट करना मतलब क्या होता है? एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देना।
तो यहाँ पे सपोज करिए एक फॉस्फेट ग्रुप इससे आके जुड़ गया, इस प्रोसेस को हम कहेंगे फॉस्फोराइलेशन, और चूंकि खुद पे जोड़ रहा है तो ऑटो फॉस्फोराइलेशन। और जब ये फॉस्फेट डिटैच हो जाएगा तो उसको डीफॉस्फोराइलेशन कह देंगे। तो कोई भी ऐसा को ट्रांसपोर्टर या ट्रांसपोर्टर जो अपना फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन करता हो वो पी टाइप का ट्रांसपोर्टर कहलाता है। अब देखिए वैसे तो डिटेल मैकेनिज्म इसकी जब हम नर्व इम्पल्स कंडक्शन बताएंगे तो वहां पे बताएंगे, लेकिन फिर भी एक पॉइंट यहाँ पे ये जान लीजिए कि ये जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो इस प्रोटीन के किस एमिनो एसिड रेसिड्यू का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इस पूरे प्रोटीन का एक एमिनो एसिड स्पेसिफिक होता है एस्पार्जीन, ASP जिसको डिनोट करते हैं। उसी एस्पार्जीन एमिनो एसिड रेसिड्यू से जाके ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। और ये फॉस्फेट आता कहां से होगा? ATP से। बिल्कुल सही, ATP से। तो ATP एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है और फॉस्फेट ग्रुप भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इन पॉइंट्स को यहां पे लिखना बहुत जरूरी है कि इट परफॉर्म्स ऑटो फॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन of the critical aspargine residue। तो एस्पार्जीन रेसिड्यू का ही फॉस्फोराइलेशन। और चलो उस डायग्राम में वो पॉइंट ऐड कर दें कि ये फॉस्फेट कहां से आ रहा है, इट कम्स फ्रॉम ATP। तो इसमें फॉस्फोराइलेशन से क्या मतलब क्या फंक्शन है? हाँ देखो, कभी भी किसी प्रोटीन को अपना काम अगर परफॉर्म करना रहता है तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। या ऐसे समझो कि किसी प्रोटीन को अगर इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में जाना हो तो एक ही की प्रोसेस होती है, वो होती है फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनमें से फॉस्फेट ग्रुप जब अलग हो जाता है या डीफॉस्फोराइलेशन हो जाता है तब वो एक्टिवेट होती हैं, और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनमें फॉस्फेट जब जुड़ता है यानी फॉस्फोराइलेशन होता है तब वो एक्टिवेट होती हैं। तो ये दोनों काम, फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन, ये प्रोटीन को एक्टिव या इनएक्टिव स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए ही होते हैं। मेन मकसद इसका यही होता है। अच्छा, एक्टिव होने का मतलब क्या होता है प्रोटीन्स के केस में जनरली, कि उनका जो शेप है उसमें कुछ चेंज आएगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज जिसको हम कहते हैं। इसके बारे में तो जानते ही, बताए हैं पहले भी। तो जैसे ही ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है, इसके अंदर कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है जिसकी वजह से ये पोटेशियम को रिलीज कर देता है। फॉस्फेट जब निकल जाता है तो ये फॉस्फेट इससे पोटेशियम से बाइंड करेगा। साइमल्टेनियसली सोडियम वाला भी काम चल रहा होगा, हम सिर्फ पोटेशियम का एग्जांपल लेके कर रहे हैं। तो भाई एक बार इसको बाइंड करना है, चाहे सोडियम हो गया चाहे पोटेशियम हो गया, और दूसरी तरफ रिलीज करना है, पोटेशियम को इधर रिलीज करेगा सोडियम को बाहर। तो इस बाइंडिंग और रिलीज की प्रक्रिया के दौरान इसके शेप में कुछ चेंजेस आने चाहिए जिसको हम कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कहते हैं, और वो चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ दिस फॉस्फेट टू दैट एस्पार्जीन रेसिड्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये क्रिटिकल एस्पार्जीन रेसिड्यू है। अगर इस पर्टिकुलर एस्पार्जीन रेसिड्यू में कोई डिफेक्ट आ गया या वहां से हट गया तो पूरी की पूरी प्रोटीन बेकार हो जाएगी। जैसे हम जानते हैं ना, जैसे एंजाइम्स जो होते हैं वो अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं, तो एंजाइम का वो हिस्सा जो सबस्ट्रेट से बाइंड करता है उसको एक्टिव साइट कहते हैं। वहां पे भी इसी तरह के कुछ क्रिटिकल रेसिड्यूज होते हैं, अगर वो उनमें से कोई भी रेसिड्यू हट गया तो फिर बाइंडिंग हो ही नहीं पाएगी, एंजाइम बेकार हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो अब समझ में आया?
ठीक है, ये तो एक काम हुआ कि ये जो पी टाइप ट्रांसपोर्टर है वो स्पार्जिन रेसिड्यूज का ऑटोफॉस्फोराइलेशन या डिफॉस्फोराइलेशन करा सकता है। दूसरा, उसी दौरान यानी इस ऑटोफॉस्फोराइलेशन और डिफॉस्फोराइलेशन के दौरान ही क्या होता है, साइमल्टेनियस मूवमेंट ऑफ बोथ Na plus and K plus against their respective electrochemical gradients। इस प्रोसेस के दौरान साइमल्टेनियसली क्या होगा, सोडियम 3 जो है बाहर चले जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर चले आएंगे। इससे फायदा क्या होगा इस पूरी प्रक्रिया से कि 3 बाहर गए सोडियम और 2 पोटेशियम अंदर आ गए, इससे फायदा ये होगा। हाँ कुछ नहीं सर, हमको लगा आपने पूछा है। नहीं, हाँ चलो, तो इससे फायदा ये होगा यानी इट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर पहला, setting and maintaining intracellular concentrations of sodium and potassium ions। सेल में एक निश्चित कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा, generating the transmembrane electrical potential। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेशन हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे सिंपली अगर समझ लो तो 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं यानी 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं यानी 2 ही पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है। तो हर एंजाइम साइकिल में बाहर एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया तो अंदर क्या हो गया, एक निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। तो इसी वजह से जब लगातार ये साइकिल चलती रहती है तो अंदर धीरे धीरे निगेटिविटी जो है वो बढ़ती चली जाती है, निगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए जो इनर साइड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो निगेटिव हो जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अंदर की तरफ निगेटिव, बाहर की तरफ पॉजिटिव। अच्छा, आप देखिए ये जो पूरा पंप है सोडियम पोटेशियम पंप, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोजेनिक पंप। इलेक्ट्रोजेनिक पंप का मतलब क्या हो गया, इसी लाइन में, हाँ मतलब यही जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट कर दे रहा है क्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद करिए बैंड 3 प्रोटीन के बारे में जिसको हम क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर भी कह रहे थे। वहां जो एक्सचेंज हो रहा था वो इलेक्ट्रो न्यूट्रल था, एक निगेटिव यानी बाइकार्बोनेट बाहर जा रहा था और एक निगेटिव यानी क्लोराइड माइनस अंदर आ रहा था। तो वहां किसी तरह का चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पे क्या है, 3 पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं और 2 ही पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं, तो यहां पे एक चार्ज सेपरेशन एस्टेब्लिश हो जा रहा है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोजेनिक पंप कहते हैं। तो बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू चार्ज सेपरेशन across the membrane। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में समझ में आ गया। ठीक है भैया, अब ऐसा है इसमें कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी हैं
जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मैकेनिज्म भी समझनी है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो वो हम लोग कल देखेंगे और कल थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे। कल हम प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे मेनली, और जो नोट्स हैं वो प्री प्रिपेयर्ड आपको दे देंगे।